उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने पार्ट होते हैं? जैव और अजैव। जैव और दूसरा कौन सा होता है? अजैव। और अपना दूसरा कौन सा होगा? ये एक हो गया। अब दूसरा कौन सा होता है? स्वामित्व के आधार, समाप्यता के आधार पर कि ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे होता है हमारा पेट्रोलियम, तो ये क्या होता है? एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं? नवीकरण योग्य, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ हो गए, तो ये क्या होते हैं? अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। दूसरा होता है स्वामित्व के, तीसरा कौन सा है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कौन सा होता है? निजी स्वामित्व, जैसे कुएं हो गए, हमारी ज़मीन हो गई, ठीक है, हमारा घर हो गया, इन पे हमारा निजी स्वामित्व हो गया। हमारे खेत, हमारे प्लाट एक होते हैं, पार्क, पिकनिक स्थल, और ये जो होते हैं ना गांव की शामलात भूमि, तो ये होते हैं सामुदायिक स्थल। और कौन से होते हैं? राष्ट्रीय सामुदायिक स्वामित्व, और होते हैं राष्ट्रीय स्वामित्व, जिस पे पूरे देश का अधिकार होता है। जैसे जिसका जो भी हमारी होती है टेक्नोलॉजी की जो संस्थाएं होती हैं, उन पे पूरे देश का अधिकार होता है। और होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व, जैसे हमारा महासागर हो गए, पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हो गया। अब होता है हमारा विकास। चौथा क्या है? विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर दूसरा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? जैव और अजैव। जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं? जैव और अजैव। और होते हैं दूसरे समाप्यता के आधार पर। समाप्त हो जाते हैं, कुछ होते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हम इनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो नवीकरण योग्य, हम इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिसाइकल हो सकते हैं। और अनवीकरण योग्य,
विकरण योग्य और अनविकरण योग्य समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कि ये किसी की निजी संपत्ति है, किसी की सामुदायिक संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है या अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पे कौन कौन से हो गए, जैसे निजी स्वामित्व, और हो गया कौन सा हो गया, सामुदायिक स्वामित्व, और हो गया हमारे राष्ट्रीय स्वामित्व, और हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व। जैसे महासागर वगैरह हो गए। और हो गया हमारा विकास के स्तर के आधार पर कि ये संभावी है, इसमें संभावनाएं हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, हमें पता है इसकी टेक्नोलॉजी का विज्ञान है, परंतु हमने व्यवस्थित रूप में इनका उपयोग शुरू नहीं किया है, तो इसके विकास की संभावनाएं हैं। तो चौथा हमारा होता है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर एक तो होता है संभावी संभावनाएं हैं, दूसरा होता है संचित कोष। ठीक है, जैसे जल वन हो गए, तो इनकी हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह सब है पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, सब ज्ञान है हमें पर इस्तेमाल नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए हैं भंडार। जैसे H2O हो गया, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, संभावी, और एक होता है विकसित। इनका हम उपयोग भी करें, टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है और हमारे पास है, उपयोग करें इनका, ये होते हैं विकसित वाले। तो ये हो गया हमारा संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। कुछ मैं उदाहरण वगैरह लिख देती हूँ कि जो उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव हैं ये कैसे होते हैं, और जो ये बाकी सारे हैं ये हम अच्छे से कर लेते हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है ये किस किस आधार पर होता है। कुछ उदाहरण ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अब ये उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति की ये आए कहाँ से हैं, ठीक है, कहाँ से ये हमें मिले हैं, ये जो संसाधन है ये हमें मिले कहाँ से हैं। तो जैसे ये होते हैं जैव। अब जैव तो मैंने लिख दिया, अब पता नहीं है कि ये जैव होता क्या है। तो जैव वो होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें जीवन होता है, इनमें क्या होता है, जीवन, यानी कि इनमें जीवन है। और हमें पता है जीवन किस किस में होता है, प्राणी जात में होता है, जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें जीवन होता है, वनस्पति में भी हमारे जीवन होता है, पशु होते हैं उनमें जीवन है, मत्स्य जीवन है उनमें जीवन है, इनमें जीवन होता है। और ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ये हमें जीव मंडल में मिलते हैं। तो इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जीव मंडल से। जीव मंडल से प्राप्ति होती है। और इसके उदाहरण हो गए हमारे पास मत्स्य जीवन, प्राणी जात, मनुष्य, मनुष्य में भी तो जीवन है। और हमारे क्या हो गए, पशु, ये पशु में भी क्या होता है, जीवन होता है। ये तो होते हैं हमारे जैव, ये तो सब हमारे जैव संसाधन हैं। अब कहें कि इनका हम उपयोग कैसे करते हैं, तो मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। ये क्या है कि इस मनुष्य पे भी तो टेक्नोलॉजी लगी है
कि वो इतना मतलब वो पड़ा है, तो मनुष्य का भी तो उपयोग हो रहा है। मत्स्य जीवन है, मत्स्य जीवन से जैसे हम खाने वगैरह के लिए भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और जो फिश देखने के लिए भी लोग जाते हैं, इनको टेक्नोलॉजी लगाई, हम इनको पाल रहे हैं, तो इसे इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी हम प्राणी हैं तो ये हम क्या होते हैं कि जैसे हमें टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में ले जाते हैं इसको, कि कुछ जो कीड़े होते हैं ये हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पशु होते हैं, पशुओं से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे दूध, दही, घी, पनीर, हमें ये प्राणियों पशुओं से ही हमें प्राप्त हो रहा है। और पहले के टाइम में तो हम देखें तो जैसे बैल वगैरह थे तो इनसे ये खेती में काम आते थे, तो ये इनसे हमारा विकास हो रहा है। और दूसरा और होता है अजीव, तो इनकी प्राप्ति ये क्या होते हैं, इनमें ये होते हैं निर्जीव। निर्जीव यानी कि इनमें कोई भी जीवन नहीं होता, और इनकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, ये निर्जीव होते हैं। और ये होते कौन से हैं? क्या आपने चट्टानें देखी है, उनमें जीवन होता है? नहीं होता ना। तो जो अजैव है मतलब जो निर्जीव है वो क्या है? चट्टानें। जितने भी हमारे पास खनिज पदार्थ हैं, क्या उनमें जीवन है? नहीं है। तो चट्टानें और जो खनिज पदार्थ हैं वो कौन से हैं? अजैव संसाधन हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी सेक्शन ना समझ में आए कहीं से कोई चीज़, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये भी बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। जो चीज़ ना समझ में आई वो बतानी है, और आगे मुझे वीडियो किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो बताना, तो मैं वो भी बनाऊंगी। वैसे मैंने इन सब के पहले शॉर्ट्स बना दिए हैं, तो वो शॉर्ट्स भी यदि आप देखोगे, तो यदि चैनल सब्सक्राइब करोगे, या फर्स्ट फ्लाइट चैनल का नाम है, वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगी, सारी शॉर्ट्स अवेलेबल हो जाएगी। इनके ऊपर मैंने बना रखी है। अभी कुछ शॉर्ट्स हैं जो पब्लिक नहीं किए हैं, 1-2 दिन में सारे हो जाएंगे पब्लिक। जैसे ही चैप्टर बनता है, हर चैप्टर के शॉर्ट्स भी बनते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देख सको और ज़्यादा टाइम आपका ना लगे। तो उत्पत्ति के आधार पर अब आगे चलते हैं, चैप्टर पे आ जाते हैं अब समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर कि कोई चीज़ होती है समाप्यता, यानी कि समाप्ति, ख़त्म होना, जिसको हम कहते हैं ना ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ें हमने एक बार इस्तेमाल की, कुछ चीज़ें होती ख़त्म हो जाती है। आजकल जो चीज़ें जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई है, क्या ख़त्म हो जाती है सौर ऊर्जा एक बार इस्तेमाल करने से? नहीं होती, पड़ी रहती है वहीं पे। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पानी भी इस्तेमाल के बाद ख़त्म नहीं होता, तो पानी, हमारा पानी भी ख़त्म नहीं होता। वन और वन्य जीवन, तो ये क्या होते? समाप्त नहीं होते, यानी कि ये क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है, रिसाइक्लेबल। तो कौन से हैं ये? नवीकरण योग्य। ये कौन से हैं? नवीकरण योग्य। इनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जो हमने एक बार इस्तेमाल किए और इस्तेमाल के बाद वो ख़त्म हो गए। जैसे जितने भी हमारे खनिज हैं, क्या हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ये जो होते हैं जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन अब बुक्स में लिखा तो होता है, पर अब बच्चों को पता नहीं है कि ये जीवाश्म ईंधन होता क्या है। आपने सुना होगा कि पेट्रोलियम ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलेगा?
जो महासागर हैं उनके नीचे क्या है, पेट्रोलियम के भंडार हैं। अब सोचो कि वहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार क्यों हैं। पेट्रोलियम बनता कैसे है। पेट्रोलियम ऐसे बनता है कि समुद्र में बहुत सारे समुद्री जीव होते हैं, वो अंदर ही मर जाते हैं, उनका कौन सा हम दाह संस्कार करते हैं, वो नीचे दबते रहते हैं, उनसे वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है। तो और अब इसी पेट्रोलियम से अब हम क्या बना रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह, ये भी इससे है, एलपीजी, और कितनी चीज़ें हमें मिल रही है। जो हम ग्रीस इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें इसी से मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, शायद ये जो मिट्टी का तेल है, हाँ मिट्टी का तेल भी इसी से प्राप्त हो रहा है। ये सब जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन होते हैं अनवीकरण योग्य। एक बार हम इनको इस्तेमाल करेंगे, उड़ जाएंगे। हमारे सिलेंडर होता है रसोई में, उसकी गैस होती है, क्या हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद ये ख़त्म हो गई, है ही नहीं, बची नहीं, तो इसका हम रीयूज़ कैसे करेंगे? तो इनका रीयूज़ नहीं हो सकता। समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। और दूसरे होते हैं जो संसाधन, वो होते हैं स्वामित्व के आधार पर, से हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पे कौन से होते हैं? स्वामित्व होता क्या है? स्वामित्व, पहले तो स्वामित्व ही समझने वाली चीज़ है। स्वामित्व होता है कि इसका स्वामी कौन है। स्वामी किसे कहते हैं? मालिक को। मालिक क्या होता है? यदि किसी का किसी चीज़ पर अधिकार होता है, जैसे मेरा इस मार्कर पे अधिकार है, तो मैं इसकी क्या हूँ? स्वामी, यानी कि मालिक हूँ। ठीक है, कि ये कोई चीज़ है, उस पर किसका अधिकार है? आपका घर है, उसके ऊपर किसका अधिकार है? निजी संपत्ति है वो हमारी, तो वो क्या होता है? इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पर्सनल। तो ये हमारी निजी होती है। तो स्वामित्व के आधार पर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो एक कौन सी होती है, यानी कि इसके मालिक कौन हैं? तो कौन होते हैं? निजी स्वामित्व। हमारे घर होते हैं, गांव में ज़मीन होती है, ज़मींदारों की जो ज़मीन होती है उसके मालिक कौन होते हैं? ज़मींदारों की ज़मीन, ज़मींदार होते हैं, उसकी ना सरकार होती है ना कोई होती। जो हमारा घर है वो भी हमारी क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी है। शहर में हमारे पास, कई लोगों के पास शहर में प्रॉपर्टी होती है, शहर में प्लाट होते हैं, तो वो क्या होते हैं? शहर में भूखंड। इसको क्या कहेंगे? भूखंड क्या होता है? भू मतलब धरती, खंड मतलब टुकड़ा, तो ये प्लाट, जिसको हम प्लाट कहते हैं, तो ये भूखंड हो गए। किसी ने अपने खेत में ट्यूबवेल लगा रखा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी। किसी ने खेत में डिग्गी बना रखी है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकार की नहीं है वो। दूसरा हो जाता है हमारा सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व क्या होता है? सामुदायिक मतलब उस पे एक समुदाय का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जिससे सरकार ने अपने गांव या शहर में एक बना दिया पार्क, कोई पिकनिक स्थल है, उस पे पूरे समुदाय का अधिकार है। पिकनिक स्थल बना दिया, स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम, इस पे क्या है? पूरे समुदाय का अधिकार है। सभी बच्चे खेलने जाते हैं स्टेडियम में, तो इस पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ये जिले वगैरह हैं, स्वामी, उस पे क्या होता है? हमारा
सामुदायिक स्वामित्व होता है, झीलें वगैरह हो गई, इन पे सामुदायिक है। नहर है उस पर भी सामुदायिक स्वामित्व, पर वो राष्ट्रीय संपत्ति हो गई, फिर वो ये इस तरह नहीं रही। तो ये होते हैं सामुदायिक स्वामित्व। और कौन सा होता है, उदाहरण लिख दिए। और होता है हमारा, एक होती है राष्ट्रीय संपत्ति। राष्ट्रीय स्वामित्व, राष्ट्रीय स्वामित्व यानी कि उस पे हमारे देश का अधिकार है। अब हम देखते हैं कि इसकी ज़मीन है ना, ये रेलवे लाइन है उसमें आ गई, किसी का हम सुनते हैं कि सड़क बन रही थी उसमें आ गई, यानी कि उसको सरकार ने ले लिया। क्या सरकार के लेने के बाद जब उस रेल लाइन से हम जाएंगे तो वो बंदा यूँ कह सकता है कि नहीं जाने देता, ये तो मेरी थी? नहीं, क्योंकि उसको नहीं कह सकता, क्योंकि उसको सरकार ने ले लिया। अब वो राष्ट्रीय संपत्ति हो गई है। तो जो सड़कें, नहरें, रेल लाइन आदि खेतों में बनी हैं वो होके गुजरती है वहाँ से, तो वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती है। और राष्ट्रीय संपत्ति तकनीकी तौर पर देश में जितने भी संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। देश की सरकार कानून बना करके व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हित में उपयोग कर सकती है। वो तो मैंने बता दिया कि रेल लाइन और जितने भी होते हैं ये निकलती है, खेतों से निकल गई, कोई खनिज पदार्थ मिल गई तो उसका भी सरकार उस ज़मीन का अधिग्रहण कर लेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। और थी जो शहरें होती हैं, जो सड़कें, नहरें होती हैं, ये क्या होती है, राष्ट्रीय संपत्ति है। रेल लाइनें राष्ट्रीय संपत्ति है। जो हुड्डा के अंदर जो ज़मीन आ जाती है शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर, तो उसका क्या है, सरकार अधिग्रहण कर लेती है और वो फिर क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति बन जाती है। तो राजनीतिक सीमाओं के अंदर जितने भी धरती आ रही है वो भी सारी क्या होती है कि राष्ट्रीय संपत्ति होती है। अब समुद्र होता है, वैसे तो समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर हम इस्तेमाल नहीं से, वो है खुला समुद्र। परंतु यदि हमारी समुद्र के नज़दीक, हमारे देश के नज़दीक जैसे समुद्र है, तो वो जो 12 मील समुद्री दूरी होती है ना, 22.2 किलोमीटर की दूरी तक का एरिया जो हमारे नज़दीक लग रहा है उस पे हमारा अधिकार है। और बीच में जो खुला समुद्र है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाला भी बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व, तो जो समुद्र है, खुला समुद्र, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। और कौन से होते हैं, एक विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन होते हैं। है अपना विकास कि विकास किसी संसाधन से हम कितना विकास कर सकते हैं, किस संसाधन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो उस हिसाब से विकास के स्तर के आधार पर, तो विकास का जो स्तर होता है उसके आधार पर भी जो हमारे संसाधन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संभावी, किसी में क्या होती है कि संभावनाएं होती हैं। संभावी कौन से होते हैं, संभावी होते हैं ये हमारे देश में उपस्थित होते हैं, हमारे पास हैं, परंतु इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, परंतु इसका हमने जो है वो उपयोग है ना वो हमने आरंभ नहीं किया। व्यवस्थित उपयोग हम इनका सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे राजस्थान और गुजरात का उदाहरण ले लो, वहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है ना, उसके बहुत सारे, अब वो कहेंगे ये तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तो यहाँ पे भी है। राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़ोरों से हवाएं चलती हैं और राजस्थान में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो
उस हिसाब से वहाँ पे जो सौर ऊर्जा के जो हैं वो ज़्यादा हैं, सौर ऊर्जा वहाँ पे ज़्यादा उपयोग में होती है, क्योंकि सौर ऊर्जा की प्लेटें हम लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन रात को सौर ऊर्जा वाली से लाइट नहीं बनती, ये अलग है कि हमारे इन्वर्टर में कनेक्शन था, वहाँ पे जो लाइट बनी हुई है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, पर वो रात को हमें सूर्य से वो प्लेटें लेके लाइट जो एनर्जी क्रिएट नहीं कर रही है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, राजस्थान हमारे देश के पश्चिमी भाग में कौन से है, राजस्थान और गुजरात, तो वहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के काफ़ी भंडार हैं। इनका हमें तकनीकी ज्ञान तो है, परंतु इनका हम व्यवस्थित उपयोग अभी तक नहीं कर रहे हैं। पैसे का भाव कर लो, कैसे ही कर लो, कि अभी तक हमारे पास इनका व्यवस्थित उपयोग नहीं है। एक होते हैं विकसित संसाधन, इनका क्या होता है कि सर्वेक्षण किया जा चुका है। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन वो होते हैं, इनका हमने सर्वेक्षण कर लिया, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा ये सब क्या है, ये भी निर्धारित है। संसाधनों का जो विकास होता है वो निर्भर करता है उनकी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है और इनकी क्या संभावना है, इस आधार पर हम इनका उपयोग करते हैं। एक होता है भंडार। ये भंडार क्या होते हैं, भंडार मतलब भंडार है इनके। तीसरा है हमारा भंडार। भंडार तो भंडार ही होते हैं, तो इनके हमारे पास क्या है, पर्यावरण में खूब उपलब्ध है। भंडार तो हैं पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका उदाहरण हो गया H2O। H2O क्या होता है, पानी, यानी कि पानी को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, तो हमारे पास पानी बन जाएगा। तो राजस्थान में इतनी पानी की कमी है, बना क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसका तकनीकी ज्ञान हमें नहीं है, टेक्नोलॉजी हमें नहीं आती। भंडार है परंतु इसका तकनीक हमारे पास नहीं है, तो भंडार हो जाए। क्योंकि संसाधनों से हमारा विकास कब होता है, जब हमें कोई साधन मौजूद है, मनुष्य को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो वो अपने उससे क्या है, विकास कर सकता है। यहाँ पे भंडार है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, तो ये उपयोग में नहीं हुई। एक होते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कि हम भविष्य के लिए कुछ बचा के रखते हैं, तो ये संसाधनों पे भी हम करेंगे, इनको भी क्या है, हम बचा करके रखेंगे। तो ऐसे हैं उनके हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारे हैं भी हमारे पास, जैसे वन है, जल है, हमारे पास हैं। उपयोग क्यों नहीं कर रहे, भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। सभी चीज़ों को अभी इस्तेमाल कर दिया तो भविष्य में क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये संचित कोश है। जल वन इनका उपयोग भविष्य में हम करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको संसाधन का अच्छे से समझ में आया होगा। संसाधनों से मनुष्य का विकास किस प्रकार होता है, संसाधन क्या होते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हो, थोड़े सब्सक्राइबर हैं, अभी तक दिन भी थोड़े हुए हैं, तो यदि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे इससे हौसला मिलेगा। और अब मेरी कोशिश है कि दिन में 1 वीडियो कम से कम मैं ज़रूर डालूँ, 2 भी हो सकती है। शॉर्ट्स का भी कर रहे हैं कि शॉर्ट्स डालें ताकि आप थोड़े समय में जल्दी सीख सकें, तो आपका समय कम लगे। शॉर्ट्स ज़रूर देखना, उसमें आपका 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, आप निकालते जाओगे और आपको सारी चीज़ें एक एक करके बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपको समझ में आएगी। और मैंने इन चैप्टर्स के शॉर्ट्स बना रखे हैं ताकि आपको जल्दी से सब समझ में आए। अपने दोस्तों से कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनमें शेयर करो मेरी वीडियो, उन्हें बताओ कि इस तरह हमारे समझ में आया है। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।